नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं खुशबू श्रीवास्तव आपका अपने चैनल आईएएस प्रेप में स्वागत करती हूं। आज हम बात करेंगे कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है। कल की क्लास में आपने ये समझ लिया था कि हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से अपनी तैयारी को एक बेहतर दिशा कैसे देनी है और हम कैसे अपनी तैयारी को मजबूत करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के माध्यम से। हम जो भी यूपीपीसीएस आयोग में अब तक क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हें पढ़ेंगे और समझेंगे कि कैसे हमें क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कल की क्लास में ये समझाया गया कि कौन से ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन आते हैं। आपको पता है आपके एग्जाम में 150 क्वेश्चन आते हैं और उसमें जो सब्जेक्ट बाइफर्केशन है उनमें से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो करंट अफेयर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हुए दिखे, उसके बाद हिस्ट्री, फिर साइंस, फिर ज्योग्राफी, ऐसे आपको सारे सब्जेक्ट मिलेंगे। तो अब हम सब्जेक्ट का भी बाइफर्केशन करेंगे और सब्जेक्ट के अंदर जाकर देखेंगे कि कोई प्रश्न पूछा गया तो क्यों पूछा गया, कोई प्रश्न आया तो उसका रीजन क्या है और उसके भविष्य में आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। क्या उस टॉपिक से, देखिए क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में डायरेक्ट रिपीट नहीं होता। कल हमने ये बात की थी कि एग्जैक्टली जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया वैसा नहीं रिपीट होगा, पर टॉपिक रिपीट होते हैं। तो क्या इसके रिपीट होने के कितने चांसेस है, अगर ये टॉपिक रिपीट होता है तो इससे क्या क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ये सारी चीजें हमको क्लासेस में क्वेश्चन आंसर को समझते हुए चलनी है और समझते हुए करनी है। ठीक है, तो वो हम आपकी मदद करेंगे और हम 2025 के पेपर से शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम जनरल साइंस और टेक्नोलॉजी का जो सेक्शन है उसको समझेंगे कि ये क्वेश्चन आया तो क्यों आया और भविष्य में इससे जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो कैसे बन सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले अंतरिक्ष मिशन से क्वेश्चन आ गया और अंतरिक्ष मिशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में जो भी इसरो द्वारा किया गया कार्य होता है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और विश्व में भी नासा हो गया, जाक्सा हो गया, ये सारी स्पेस एजेंसीज जो हैं जो भविष्य के फ्यूचर के लिए काम करती रहती हैं, उनसे जो भी मिशन होते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं। तो यहां पर आप देखिए, अब अगर आप देखें तो पेपर आपका 2025 का है और आपसे करंट अफेयर्स 2023-24 के पूछे गए हैं। तो 23 सितंबर लास्ट तक है। ठीक है, तो ये 2 साल के जो महत्वपूर्ण मिशन है वो पूछ लिए गए। तो इस तरीके से हम देखिए हर साल बहुत सारे मिशन जाते हैं पर उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मिशन होते हैं वो आपको तैयार करने हैं। तो अभी भविष्य में भी ये 2023 और 24 के मिशन है पर आपको तैयार करने हैं। जैसे कि अगर आप देखें तो इसमें चंद्रयान 3, आदित्य L1, इनसैट, 3DS और IRLP-LEX-01 ये सैटेलाइट्स हैं जो लॉन्च की गई। उनकी एग्जैक्ट डेट आपको पता होनी चाहिए। सिर्फ ईयर पता होने से काम नहीं चलेगा, एग्जैक्ट डेट आपको पता होनी चाहिए। तो ये चीज यहां से निष्कर्ष निकला कि 2023 और 24 के करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण मिशन ये आपको तैयार करनी। ठीक है, तो अगर हम 26 का पेपर देने जा रहे हैं तो 24 और 25 के महत्वपूर्ण मिशन हम तैयार करके जाएंगे करंट अफेयर्स में। तो ये चीज समझ में आ गई। अब चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया? 14 जुलाई 2023 को। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्यों? क्योंकि ये दक्षिण ध्रुव पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग भारत विश्व का पहला देश बन गया था, इसलिए हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन आपसे आगे आने वाले 5, 6, 7 साल तक भी पूछा जा सकता है, तो आपको इसको तैयार करना है। फिर आदित्य L1 ये 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया। भारत का पहला सौर मिशन है, लेग्रेंजियन 1 पॉइंट पे भेजा गया है, इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारत का पहला है। तो जो भी क्वेश्चन करंट अफेयर्स में इस तरह के रहते हैं, भारत का पहला, उत्तर प्रदेश का पहला, विश्व का पहला, वो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बन जाते हैं। तो आज भी आदित्य L1 की इंपॉर्टेंस है, तो आप उसको तैयार करेंगे। फिर इनसैट 3DS ये किसके लिए होता है? मौसम विज्ञान उपग्रह है, ये मौसम की जानकारी के लिए उपग्रह भेजा जाता है। फिर पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान, ये कौन सा है? RLV-LEX-01 जो है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए जो लॉन्च व्हीकल हुआ करते थे पहले, वो जाते थे तो लॉन्चिंग हो गई, उसके बाद वो बेकार हो गए। अब हम उसको रीयूज करना चाह रहे हैं कि एक ही लॉन्चिंग व्हीकल हो, उससे हम मल्टीपल टाइम्स लॉन्चिंग कर सके सैटेलाइट की। ठीक है, तो ये भविष्य की टेक्नोलॉजी है और इसको आपको जरूर पढ़ के जाना है। ठीक, तो ये आप तैयार करेंगे। अब आपने देखा चंद्रयान 3 ये आपका पूरा हो गया, याद कर लीजिएगा। अब एक निसार होता है जो कि नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है, इस पे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, फिर हम ये सीक्वेंस हम याद रखेंगे कि सबसे पहले जुलाई में चंद्रयान था, फिर सितंबर में आदित्य L1, फिर
एक्सपोसैट और इनसैट, तो ये आपको ध्यान रहेगा, तो इसी से हम क्वेश्चन बना लेंगे। ठीक है, तो ये चीज याद करनी। अब देखिए चंद्रयान 3 मिशन आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है, हम यहां से समझेंगे। लॉन्च किया गया 14 जुलाई को, ये आपको पता होना चाहिए। लॉन्चिंग व्हीकल क्या है, LVM-3M4। ये लॉन्चिंग व्हीकल भी कभी कभार पूछ लिया जाता है कि जो चंद्रयान 3 है उसको LVM-M4 से लॉन्च किया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। LVM-3M4, M3M4 इस तरीके से इसका नाम है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। फिर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला विश्व का पहला देश बन गया। इसके पहले 4 देश हैं जो चंद्रमा पर पहुंच चुके हैं, लेकिन देखिए हम पहले किस चीज में बने हैं, दक्षिणी ध्रुव में, तो ये डिफरेंस याद रखिएगा। इसके पहले अगर आपसे पूछे कि 4 देश वो कौन कौन से हैं, तो आपको सबसे पहले देखिए चंद्रमा पर सबसे पहले कौन पहुंचा था, वो पहुंचा था सोवियत संघ। अगर सोवियत संघ की जगह पे, जिसको USSR कहते थे पहले, 1991 के पहले जब रशिया बना, तो अब उसका नाम आपसे रशिया भी लिख के आ सकता है, तो आप ये दोनों ही नाम याद रखेंगे। ठीक है, रशिया आए या ये आए। फिर दूसरा आपका हो गया USA। ठीक है, फिर तीसरा आपका हो गया चाइना। ये नाम आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, ये सब मून पर पहुंच चुके हैं, पर तो दक्षिण ध्रुव है उस पर भारत पहले पहुंचने, सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला। कोशिश तो बहुत सारे देशों ने की थी, पर भारत ऐसा देश है जो सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल हो पाए, सफलता के साथ लैंडिंग करी है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, हम चंद्रमा की सतह पर वैज्ञानिक अध्ययन कर लेंगे, जो भी वहां साइंटिफिक रिसर्च हो सकते हैं वो सारे करने के लिए पानी के बर्फ और खनिज की खोज, वहां पर खनिज की खोज कर लेंगे, कौन कौन से खनिज हैं जो चंद्रमा पर पाए जाते हैं। ठीक, अगर आप लैंडर और रोवर का नाम याद करेंगे तो विक्रम इसका लैंडर था और प्रज्ञान इसका रोवर था। तो ये आपको इतनी सारी इंफॉर्मेशन इसकी याद होनी चाहिए। अब भविष्य में अगर चंद्रयान 3 से कोई क्वेश्चन आएगा तो आप यहां से कर पाएंगे। ठीक है, इसको आप नोट करके रख लीजिए, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। ठीक, अब आगे चलते हैं, और ये पॉइंट याद रखिएगा। मान लीजिए पूछ ले कि कौन सी कंट्री है, तो इंडिया 4th नंबर पे आ गई, इसके पहले 3 थी। अब हम आदित्य L1 की बात करते हैं। ठीक है, देखिए आदित्य L1 जो मिशन है वो भारत का पहला सौर मिशन है। इसका मतलब कि सूरज पर भेजने वाला पहला हमारा मिशन है। सूरज पर नहीं भेजा गया है, सूरज और देखिए सन और अर्थ के बीच में एक पॉइंट होता है जिसको L1 कहते हैं, लैग्रेंजियन 1, वहां पर उसको स्थापित किया गया, तो यहां पर स्थापित हुआ है। ठीक है, अब इसका काम क्या है, सौर कोरोना का अध्ययन करना। आपको पता है कि जो सन होता है उसमें जो कोरोना का पार्ट होता है उसका अध्ययन करना, सौर पवनों का विश्लेषण करना, चुंबकीय क्षेत्र की मैपिंग करना, तो ये सारी चीजें इसका काम है करने के लिए। ठीक है, इसको प्रक्षेप किया गया 2 दिसंबर 2023 को। पृथ्वी और सूर्य के बीच में एक लैग्रेंजियन 1 पॉइंट होता है, वहां पर इसको स्टैब्लिश किया गया है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। और ये क्या करेगा, ये स्पेस वेदर का मतलब भविष्य बताएगा कि स्पेस का वेदर कैसे रहने वाला है, ब्रह्मांड का वेदर कैसा रहने वाला है, तो उसकी भविष्यवाणी के लिए इसको स्टैब्लिश किया गया। अगर आपको आगे भविष्य में आदित्य L1 मिशन से कोई क्वेश्चन मिलेगा तो आप यहां से आसानी से कर पाएंगे। ये है आपको PYQ पढ़ने का तरीका, कि हमने जितने भी उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो सारे कवर कर लिए। ठीक, अब ऐसे ही हम करंट अफेयर्स में अगर आदित्य L1 के बारे में कोई बात चल रही है, या चंद्रयान 3 के बारे में, या 4 के 5 के या गगनयान की बात चल रही है, तो आप उसको तैयार करते चलेंगे। ठीक है, इससे आपको ये पता चल रहा है कि साइंस और टेक के पोर्शन में हमें करंट अफेयर्स से क्या चीजें इंपॉर्टेंट है जो लेनी है। ऐसे तो बहुत न्यूज रहती है, अगर आप रोज करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो आप 3-4 घंटे सिर्फ करंट अफेयर्स में खर्च कर देंगे, पर इतना टाइम तो है नहीं, क्योंकि हमें सारे सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं, करंट अफेयर्स भी पढ़ना है, फिर मॉक भी करना है, फिर PYQ भी करने हैं, बहुत कुछ पढ़ना है। तो हम डिसाइड करेंगे कि कौन से टॉपिक हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो वो चीज हम यहां से करेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन किससे आया है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र से। ठीक, तो इसमें इन्होंने 4 ऑप्शन दिए हैं, कुडानकुलम, काकरापार, कैगा और रावत भाटा, और पूछा है ये कौन से प्रदेश में स्थापित किए गए हैं या स्थापित हैं, तो ये आपको बताना है। अब इसमें देखिए ऑप्शन है वैसा ही सेम, इसमें कोई भी 2 ऑप्शन पता होने के बाद आप आंसर तक नहीं पहुंच सकते, इसमें 3 ऑप्शन पता होने पड़ेंगे। ठीक है, अब जैसे A का 4 या 2 ये तो क्लियर हो गया। ठीक, B का 2 या 4, अब ये दोनों क्लियर करने हैं। आपको अगर एक भी पता है, जैसे आपको पता है कि कुडानकुलम जो है वो तमिलनाडु का है। ठीक है, अगर ये चीज क्लियर हो गई तो हमने इसमें आंसर देखा, तो ये और ये आंसर एलिमिनेट हो गए, तो आप 50-50 तक तो पहुंच ही गए। ठीक है, फिर अगर हमको B का पता चल जाए या कैगा, रावत भाटा कोई भी पता चल जाए, तो आपको C का आंसर आपका 3 हो जाएगा, आंसर है C। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे रास रावत भाटा
और रा से राजस्थान, ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। रा से रावत भाटा और रा से राजस्थान। उत्तर प्रदेश में भी एक परमाणु संयंत्र है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र, उसका नाम आपको ध्यान रखना है ऐसे, ठीक। अब देखिए कुडानकुलम जो है वो सबसे बड़ा है, रशिया की मदद से बना था, ठीक है। ये VVER रिएक्टर है, तो ये आपको ध्यान रखना है, हैवी वाटर, ये वाटर रिएक्टर है, ठीक। अब इसमें आप देखेंगे तो इस जो काकरापार है वो 700 मेगावाट क्षमता वाला स्वदेशी है, तो इसको स्वदेश में खुद से बनाया गया। ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अब मान लीजिए कि काकरापार कहाँ किस प्रदेश में है, ये ना पूछे, वो आपसे पूछ ले कि वो उसमें जो वो है वो स्वदेशी बना हुआ है कि रशिया की मदद से बनाया गया है, तो ये क्वेश्चन बदल गया। क्वेश्चन टॉपिक सेम है पर क्वेश्चन नया आ गया, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। फिर सबसे बड़ा रूस के सहयोग से, तो ये ध्यान रखिएगा, रसिया के सहयोग से कौन सा बनाया गया था, कुडानकुलम, तो ये हमें ध्यान रखना है। फिर कैगा काली नदी के किनारे पर है कर्नाटक में, रावत भाटा चंबल नदी के निकट है राजस्थान में। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कैगा कर्नाटक, रावत भाटा राजस्थान में बताया, रा से राजस्थान। फिर आप याद कर सकते हैं जो काकरा पार है वो गुजरात में है, ठीक, ये चीज हो गई। तारापुर महाराष्ट्र में है, एक ये याद कर लीजिए, ठीक है। अगर आप यहां देखेंगे तो इसको आप यहां से ध्यान कर सकते, तारापुर महाराष्ट्र में है, नरोरा उत्तर प्रदेश में, ये आपको एकदम ध्यान होना चाहिए, नरोरा उत्तर प्रदेश में है, और नरोरा उत्तर प्रदेश में है, ठीक। फिर कलपक्कम जो है वो तमिलनाडु में, इसका मतलब तमिलनाडु में दो है, तमिलनाडु में एक कुडानकुलम है और कलपक्कम है, तो ये दो नाम आपको ध्यान रखने हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। कुडानकुलम और तमिलनाडु में एक है जो है कलपक्कम, ठीक, कलपक्कम, ये आपको ध्यान रखने हैं दोनों, ठीक। फिर एक गोरखपुर में निर्माणाधीन है, हरियाणा के नाम से, अभी वो बना नहीं है, वो कंस्ट्रक्शन साइट है, तो ये कंप्लीट है। अगर आप ये देखेंगे तो ये सातों आपके कंप्लीट है। तारापुर महाराष्ट्र, नरोरा उत्तर प्रदेश, काकरापार गुजरात, कैगा कर्नाटक, कुडानकुलम और कलपक्कम ये तमिलनाडु, और ये रावत भाटा आपका राजस्थान, ठीक है। और इनसे रिलेटेड फीचर, तो आप अगर कुडानकुलम पूछ लिया जाए कि रशिया की मदद से बना तो सही हो जाएगा, ठीक है। फिर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा है जो स्वदेशी बना, तो आप उसको बता देंगे कि वो है आपका काकरापार जो कि गुजरात में निर्मित है, ठीक, ये चीज ध्यान रखनी है। फिर आगे चलते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है आयरन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली से, तो ये भी क्वेश्चन आपका न्यूज में था, इसको डेवलप किया गया था, इसको यूज किया गया था वॉर में, तो वो चीज यहां पर आ गई न्यूज में। निम्नलिखित में से किस देश का है? अब देखिए ये सिंपल क्वेश्चन है कि इस जो आयरन डोम मिसाइल सिस्टम है इसको किसने डेवलप किया, अगर आपको सिर्फ यही पता है तो यहां से आंसर निकल जाएगा। अब अगर आप इसमें देखें, आप ये श्योरिटी रखें कि USA का तो नहीं है, तो ये कट गया और ये कट गया। अब आपके पास ऑप्शन बी और डी है, तो इसका मतलब केवल 3 या केवल 1। अब इसमें से एग्जैक्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में आप 50-50 तक आसानी से पहुंच जाएंगे। 50-50 का मतलब क्या होता है कि ABCD, तो इसमें हम क्या करेंगे, 50-50 पहुंच गए तो कोई 2 ऑप्शन बचेगा सिर्फ, ठीक है। अब हम कोई 2 ऑप्शन, ठीक है, इस पर पहुंच गए 50-50, ये हम कर ले जाएंगे आसानी से स्टेटमेंट वाले। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपको जरूर अटेम्प्ट करने हैं। 50-50 पर पहुंचिए, फिर उसके बाद थोड़ा सा सोचिए, अगर करंट अफेयर से थोड़ा भी आपको उसका आइडिया लग जाएगा तो आप उस क्वेश्चन के आंसर पे पहुंच जाएंगे। इसका आंसर है इजराइल, ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। यहां पर हम पहुंच गए। अब आगे हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, और बाकी अगर किसी कंट्री के इस तरह से रक्षा प्रणालियां विकसित है तो हम उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा नाम ध्यान रख लेंगे, ठीक है। अब देखिए एक शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, ये कौन सा है, तो एयर डिफेंस सिस्टम है शॉर्ट रेंज, ठीक। रॉकेट, मोटर और ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर देता है, जैसे ड्रोन आया तो उसको हवा में ही नष्ट कर देगा, ये होता है पूरा सिस्टम, ठीक है। अब यहां से दुश्मन का रॉकेट आया, ये लॉन्च हो जाएगा और इसको हवा में ही एक ऐसी प्रणाली डेवलप हो गई। अब जो भी यहाँ पे रॉकेट या फिर मान लीजिए अनमैन्ड एरियल व्हीकल जिसको हम ड्रोन कहते हैं, वो सब आएंगे तो वो यही हवा में नष्ट हो जाएंगे, ये है इसका, ठीक है। रडार, बैटल मैनेजमेंट सिस्टम एंड मिसाइल का उपयोग, ठीक। फिर आप इसमें देखिए आयरन डोम, ये हमने देख लिया। डेविड स्लिंग, ये इजराइल के हैं, दोनों नाम याद रखिएगा। फिर हार्ड और पैट्रियट, ये किसका है, USA संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का है। फिर S-400 ट्राइम्फ, ये किसका है, रशिया का है। और बराक 8 जो है वो भारत का है पर इजराइल की मदद से डेवलप किया गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सारे नाम आपको याद करने हैं।
ये है पीवाईक्यू का सही एनालिसिस। इसी तरीके से अगर आप पीवाईक्यू को पढ़ेंगे तो आपको एक क्वेश्चन में कम से कम 5-6 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, क्योंकि जो अदर ऑप्शन है हम उनको भी चेक करेंगे और उनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसको हम पढ़ लेंगे। तो यहां से आप ये सारे याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखिए आगे। अब विद्युत चुंबकीय विकिरणों की आवृत्ति का अवरोही क्रम। अब ये क्या है, आपसे बात कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक स्पेक्ट्रम होता है जिसको हम फिजिक्स के टॉपिक में पढ़ते हैं। तो अब हम अपने फिजिक्स के टॉपिक में आ गए। आपको जो वो 3 क्वेश्चन मिले वो आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन है, तो मान के चलिए 5 से 6 क्वेश्चन आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी से मिलते हैं, और वो भी मोस्टली करंट अफेयर्स के, ठीक। तो वो हम तैयार करेंगे उस हिसाब से। अब हम देखेंगे कि फिजिक्स में कैसे क्वेश्चन पूछेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे इस टॉपिक से क्वेश्चन रिपीट होते हैं बार बार, ठीक। ये ध्यान रखेंगे। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि जो फ्रीक्वेंसी है इन किरणों की, उसके आधार पर इनको अवरोही क्रम में लगाइए। तो अवरोही क्रम का क्या मतलब होता है कि घटते हुए क्रम में, ठीक है। घटते हुए क्रम में मतलब कि सबसे बड़ा फिर सबसे छोटा, ये आपका हो गया घटते हुए क्रम में, ठीक। तो हम इसमें देखेंगे गामा, पराबैंगनी, रेडियो और एक्सरेज, तो इनको हम क्रम में लगाएंगे। अब आपको देखना है, ठीक। देखिए आवृत्ति जो होती है वो ऊर्जा के प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब कि जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगी वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी, पर जो तरंग दैर्ध्य होता है उसके आवृत्ति उससे विरुद्ध क्रमानुपाती होती है। इसका मतलब कि जब तरंग दैर्ध्य बढ़ता है किसी भी किरण का, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो घटती है। ये आपस में उल्टे रिलेशन में होते हैं। तो क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है, ये आपसे फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन पूछ लिया गया है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि तरंग दैर्ध्य के आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लगाइए, ठीक है। तो हम पूरा तैयार करते चलेंगे। अब देखिए अगर आप देखें तो गामा, फिर एक्सरे, फिर यूवी रे, फिर दृश्य, फिर इंफ्रा, माइक्रो और रेडियो, ये पूरा आप तैयार कर लीजिएगा ऐसे, ठीक है। ये आपको पूरा तैयार करना है, ठीक। अब इसके बाद अगर हम देखें तो जो फ्रीक्वेंसी है वो तरंग दैर्ध्य के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये लैम्डा होता है। लैम्डा को हम तरंग दैर्ध्य कहते हैं, ठीक है। तो तरंग दैर्ध्य के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप बात करेंगे स्पीड की या एनर्जी की, सी की, तो आप बोलेंगे कि फ्रीक्वेंसी अपॉन लैम्डा, ये होता है, ठीक। तो ये फॉर्मूला भी हम ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर हमें क्वेश्चन एनर्जी से मिल जाए या वेवलेंथ से मिल जाए तो हम उसको आसानी से कर पाए, ठीक है। अगर आप देखें तो उपयोग गामा रेस का उपयोग किया था कैंसर थेरेपी में, एक्स रेस का उपयोग किया जाता है मेडिकल इमेजिंग में। आपको पता है जब किसी की हड्डी टूट जाती है, ठीक है, तो उसको बोलते जाइए एक्सरे करा के आइए, तो वो एक्सरे होता है। फिर यूवी रेस, इसको करते हैं स्टेरिलाइजेशन, ठीक। स्टेरिलाइजेशन का मतलब जैसे आपने देखा होगा जो इक्विपमेंट्स होते हैं मेडिकल विभाग में, जैसे ऑपरेशन करने वाले या कुछ भी, या जो दांत के डॉक्टर होते हैं उनके सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, तो एक बॉक्स होता है यूवी लाइट का, उसमें वो सारे इक्विपमेंट्स रखे जाते हैं जिससे वो स्टेरिलाइज किए जाते हैं, ठीक है। तो स्टेरिलाइजेशन के लिए रेडियो वेव्स का यूज हम किसमें करते हैं, कम्युनिकेशन में, ठीक। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, फ्यूज तार। फ्यूज तार के पे भी क्वेश्चन आया है आपके एग्जाम में, ये कथन और कारण का क्वेश्चन है। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। हर पेपर में 150 क्वेश्चन में आपको 10 से 15 कथन और कारण के क्वेश्चन मिलते हैं। तो कथन और कारण के क्वेश्चन को पहले कैसे हल करते हैं ये समझ लीजिए। अगर कथन लिखा हुआ या अभिकथन, ठीक, इसमें लिखा है सामान्यतः शीशा तथा टिन की मिश्र धातु का प्रयोग फ्यूज तार के रूप में किया जाता है, ठीक। इसका कारण क्यों है, क्यों किया जाता है ऐसा। शीशा एवं टिन की मिश्र धातु का गलनांक तांबे और एल्युमिनियम से अधिक होता है। तो जब कथन और कारण को पढ़ते हैं, तो जब हम कथन पढ़ते हैं तो उसके बाद हम लिखते हैं क्योंकि, ठीक है, क्योंकि। अब ये चीज की जाती है, ठीक है, अभी कथन में जो चीज की जाती है उसका कारण बताया जाता है कारण में, तो हम क्योंकि लगा देते हैं, ठीक। तो इसमें क्या होगा, सामान्य शीशा और टिन की मिश्र धातु का प्रयोग फ्यूज तार के रूप में किया जाता है क्योंकि शीशा एवं टिन की मिश्र धातु का गलनांक तांबे और एल्युमिनियम से अधिक होता है, ठीक। अब आपको 4 ऑप्शन देगा, ठीक है। पहला ऑप्शन देगा कि दोनों ही बात सही है, असर्शन और रीजनिंग आपके दोनों सही है, पर जो व्याख्या है वो नहीं कर पा रहा है, जो रीजन है, कारण है, वो अभिकथन की व्याख्या नहीं करता है। फिर बोलेगा ए गलत है किंतु आर सही है, फिर कहेगा कि ए सही है किंतु आर गलत है, ठीक।
तो इसका मतलब अगर इन दोनों में से कोई भी एक गलत है तो आप तुरंत आंसर पे पहुंच जाएंगे। पर अगर दोनों सही हैं तो दोनों सही में दो ऑप्शन आते हैं। एक ये आता है कि जो कारण है वो अभिकथन को सही मतलब व्याख्या कर रहा है, और एक में आता है व्याख्या नहीं कर रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो इसका आंसर है कि सी। इसका आंसर है कि ए सही है किंतु आर गलत है। अब देखिए इसमें क्या है, फ्यूज लेड टिन एलॉय से बना होता है, ये बात सही है। फ्यूज का गलनांक मेल्टिंग पॉइंट तांबे से कम होता है, अधिक नहीं मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। अब देखिए अच्छे फ्यूज तार में लो मेल्टिंग पॉइंट और हाई रेजिस्टिविटी होती है, इसे हम लाइव वायर में लगाते हैं। जैसे ये आपको फ्यूज दिख रहा है इस तरीके से, देखिए इसका फ्यूज का कारण क्या है, फ्यूज लगाने का मतलब ये है कि अगर ज्यादा करंट आता है, ज्यादा वोल्टेज आता है तो घर के बाकी जो अप्लायंसेस हैं वो खराब ना हो। बाहर एक एमसीबी लगी रहती है, पहले एक फ्यूज लगा रहता था इतना बड़ा सा, उसमें एक वायर लगा रहता था, ठीक है। तो वो वायर क्या करता था, जैसे ही हाई वोल्टेज आया वो वायर गल जाता था। तो उसका गलनांक कम होना चाहिए ना, तभी तो गल जाएगा। अगर गलनांक ज्यादा हो गया तो वोल्टेज बढ़ता जा रहा है, वो गल ही नहीं रहा है, गल ही नहीं रहा है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। इसलिए क्या होता है, अच्छे फ्यूज वायर का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, इसीलिए, ठीक। तो यहां पर क्या लिखा हुआ, शीशा एवं टिन की मिश्र धातु का गलनांक तांबे से अधिक नहीं, उससे कम होना चाहिए ना, कम होगा तभी तो मेल्ट कर जाएगा। जैसे एक लिमिट है, उस लिमिट से ज्यादा वोल्टेज आया वो गल जाएगा, तो जब गलेगा तो वो ब्रेक कर जाएगा, टूट जाएगा, तो घर में जितनी भी सप्लाई है इलेक्ट्रिसिटी की वो बाधित हो जाएगी। और उसके बाधित होने से क्या होगा, उसके बाधित होने से जो घर के जितने भी अप्लायंसेस हैं, पंखा हो गया, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, जो भी आपके घर में है वो सब सेफ रहेंगे, ठीक है। अब तो एमसीबी लग जाती है, तो एमसीबी गिर गई फिर एमसीबी उठा देते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब ये आपके लिए कैसा टॉपिक हो गया, ये इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक है, तो इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक आपको एग्जाम के लिए पढ़ना है। अब आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैस या गैसें हवा से हल्की होती है, हाइड्रोजन क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हीलियम, ये आपको बताना है, ठीक है। अब इसमें जो गैस है वो हवा से हल्की है, ये आपको बताना है, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में आंसर होगा हीलियम, सिर्फ हीलियम। अब यहां पर देखिए अगर आपको ये चीज समझ में आ रही है सबसे हल्की हवा कौन सी होती है, हाइड्रोजन होती है, उसके बाद हीलियम होती है, सामान्य नाइट्रोजन, और भारी कौन सी होती है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 और क्लोरीन, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, फिर इसका आंसर आपका हीलियम हो जाएगा। HCl और SO2 वायु से भारी होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सब वायु से भारी होते हैं। और आपको पता है देखिए हीलियम के गुब्बारे होते हैं, जैसे ही हीलियम भरा हुआ गुब्बारे में अगर आपने डोरी छोड़ दी तो हीलियम का गुब्बारा ऊपर उड़ता चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो हवा से हल्का है। जैसे हम किसी गुब्बारे में हवा भरते हैं तो वो गुब्बारा कैसा होता है, वो नीचे जाता है, तो अब वो हवा भरने की वजह से भारी हो गया है। पर हीलियम भरा हुआ गुब्बारा है, ऐसे ही ध्यान रखेंगे तो आप कर ले जाएंगे। हीलियम का जो गुब्बारा होता है वो जैसे ही आप डोरी छोड़ेंगे वो उड़ने लगता है, वो ऊपर 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 जाता रहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हवा है वो उससे हल्का है, तभी तो वो ऊपर को जा पा रहा है, ठीक। तो ये बात ध्यान रखनी है। तो इसका मतलब कि हमें गैसों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये हो गया। अब अगला चलते हैं। अब देखिए आइसोटोप्स, आइसोबार, समस्थानिक, संभारिक, इन सब से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो समस्थानिक से देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है, समान परमाणु क्रमांक किंतु भिन्न परमाणु द्रव्यमान वाले परमाणुओं को समस्थानिक कहते हैं, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या हो गया कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो सेम होता है, पर जो उनका मास होता है, एटॉमिक मास, वो डिफरेंट होता है। तो ये तो सीधे सीधे परिभाषा है। अगर आपको पता है कि आइसोटोप्स का डेफिनेशन क्या होता है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कर ले जाएंगे। फिर प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम कार्बन के समस्थानिक है। तो ये आपको पता है कि ये बात गलत है, ये कार्बन के तो है नहीं, है ना। तो क्वेश्चन इसका आंसर केवल 1 हो जाएगा, ठीक। देखिए दूसरा बिल्कुल गलत है, ये हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। तो यहां से आपको पता है तो आप कर ले जाएंगे, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखेंगे, देखिए प्रोटॉन की संख्या समान, परमाणु क्रमांक समान, न्यूट्रॉन की संख्या अलग होगी। तो हमने आप, ठीक है, अभी इसको समझते हैं, ठीक। दूसरा कथन, प्रोटियम 1H, ड्यूटेरियम 2H और ट्राइट्रियम 3H, ये हाइड्रोजन के समस्थानिक है, ना कि कार्बन के, ठीक। तो आप इसको बिल्कुल एकदम ध्यान रखना है ये चीज कि जो प्रोटियम होता है, ड्यूटेरियम होता है, ट्राइट्रियम होता है, ये हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। जैसे हाइड्रोजन होता है 1H1, तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं 1H1, ठीक है, 1H2 और 1H3। तो ये जो होता है ये आपका होता है एटॉमिक
नंबर, ठीक है, परमाणु क्रमांक। तो ये किसके बराबर होता है, इसको हम ए से लिखते हैं, ठीक है, इसको हम जेड से लिखते हैं, जेड से लिखते हैं, ये जेड से लिखते हैं, ठीक। ये आपका होता है परमाणु भार, तो हम बोलते हैं एटॉमिक मास, ठीक है। तो ये आपका एटॉमिक मास है, ये इसको हम ए से लिखते हैं, ठीक। तो ये चीज अगर आपको एक सिंबल के फॉर्म में लिखनी है तो आप लिख सकते हैं जेड, एक्स और ए, ठीक है। तो यहां पर जो जेड है वो परमाणु क्रमांक है, और जब हम जेड की बात करते हैं इसको हम बोलते हैं परमाणु क्रमांक। और यही क्या होता है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की नंबर वही होंगे जो परमाणु क्रमांक होगा, ये एकदम ध्यान रखिएगा। Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन और नंबर के प्रोटॉन के नंबर सेम होंगे। फिर A में क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन तो Z से पता चल जाएगा, उसके अलावा जो बचेगा वो न्यूट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब ये आपके हाइड्रोजन के समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आइसोटोप्स में क्या क्या होता है ये पढ़ लीजिए, आइसोबार्स पढ़ लीजिए, आइसोटोन्स पढ़ लीजिए, इसी तरीके से आपको सारे टॉपिक तैयार करने। अब आइसो जो आपने देखिए, अगर आपने ये पढ़ लिया आइसोटोप्स, तो आइसोटोप्स के अलावा आपको दो चीजें और पढ़नी, आइसोबार्स क्या होते हैं और आइसोटोन्स क्या होते हैं, तो ये दोनों हमें समझ लेना। अब इसमें क्या है, परमाणु क्रमांक समान होता है, द्रव्यमान संख्या समान होती है और न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। तो अगर हम इस तरीके से देखेंगे तो हम अपने आंसर को कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब आगे चलते हैं, फिर अगला देखिए बेकिंग सोडा। अभी जो क्वेश्चन है बेकिंग सोडा का, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये टॉपिक कई बार आ चुका है। तो बेकिंग सोडा ये कहां से है, ये आपका केमिस्ट्री का पोर्शन, केमिस्ट्री, ठीक है, उसमें इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं केमिस्ट्री में। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कितने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ रखे हैं। स्टेटमेंट के क्वेश्चन आपके एग्जाम में, नंबर ऑफ स्टेटमेंट क्वेश्चंस आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, तो वो बढ़ते ही जा रहे हैं, तो उस हिसाब से हम तैयार करेंगे। फिर यह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, यह अग्निशामक यंत्र फायर एक्सटिंग्विशर में प्रयुक्त होता है। तो आपको बताना है कि दोनों ही स्टेटमेंट सही है या दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो आंसर बोथ हो जाएगा। देखिए यहां पर एक चीज आप समझ सकते हैं, वो क्या है कि कोई भी क्वेश्चन है अगर उसमें, जैसे दूसरा वाला स्टेटमेंट है और पहला, यह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, तो ये आपको रासायनिक फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आप केमिस्ट्री का कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको उसका रासायनिक फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला अगर हमें पता होता तो हम पहला क्वेश्चन कर लेते। दूसरा, उसका यूज पता होना चाहिए। देखिए जो भी आप जनरल साइंस का टॉपिक पढ़ेंगे, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो फिजिक्स हो, उसमें आपको जो डे बाय डे में हम यूज करते हैं वो सारी चीजें जरूर पढ़नी है, ठीक। अब जैसे फायर एक्सटिंग्विशर है, वो अग्निशामक जो है वो हर जगह पर रखते हैं, जैसे कोई शॉप है, कोई कोचिंग है, कोई स्कूल है, वहां पर ये जरूर रखा जाता है कि अगर आग लग जाए तो तुरंत आग बुझाने के लिए वो हो, और इसकी ट्रेनिंग भी दी जाती है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब ये क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, ये आपको ध्यान रखना है। NaHCO3 ये इसका फॉर्मूला होता है, अम्ल के साथ अभिक्रिया करके CO2 उत्पन्न करता है। तो अग्निशामक में क्या करेगा, जो एसिड होता है उसके साथ क्रिया करता है और CO2 बनाता है, ठीक, जो आग को चारों ओर ऑक्सीजन कम करती है। क्योंकि आपको पता है अगर एयर में ऑक्सीजन है तो आग और बढ़ेगी। जंगल में आग इसलिए तो लगती है क्योंकि आग क्यों बढ़ती जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन, जितना ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा फायर उतनी ज्यादा बढ़ेगी। तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को कम करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, आग को बुझाने में मदद करेगी, ऑक्सीजन को हटाएगी, ठीक है। बेकिंग सोडा, केक प्लस एंटासिड प्लस फायर एक्सटिंग्विशर, तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। अब बेकिंग सोडा जो हम केक बनाने में भी यूज करते हैं, डालते हैं बेकिंग सोडा, जैसे कभी छोले भटूरे, ठीक है, तो भटूरे जो खाते हैं उसको फर्मेंट करने के लिए भी थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल दिया जाता है, ठीक है। एंटासिड, जो एंटासिड होता है वो किस लिए यूज करते हैं, एसिडिटी बन जाती है तो हम कंज्यूम करते हैं, ठीक है। फिर वॉशिंग सोडा, ये कपड़े धोने का होता है, तो आपको वॉशिंग सोडा के बारे में भी ध्यान रखना है, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला भी तैयार कर लेना। बेकिंग पाउडर, ठीक है, तो ये चीज है बेकिंग पाउडर जो हम यूज करते हैं कुछ भी बनाने के लिए, जैसे कि केक वेक बनाते हैं, ठीक,
तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब बायोगैस के प्रमुख घटक, बायोगैस के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्यों? क्योंकि जो गांव है या छोटे शहर हैं वहां पे बायोगैस के प्लांट विकसित करने की कोशिश करी जा रही है जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, और हम जो बाकी चीजें यूज करते हैं, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, या अदर सोर्सेज जैसे एलपीजी सिलेंडर्स यूज करते हैं, तो उसके लिए भी हमें डिपेंड रहना पड़ता है दूसरे देशों पे। तो उसको हम कैसे कम कर पाए, अगर हम बायोगैस से ये सारी चीजें सॉल्व कर पाएंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा। तो इसलिए ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन से दो बायोगैस के प्रमुख घटक हैं। इसका मतलब दो ही हैं, ये क्वेश्चन से ये बात क्लियर हो गई कि दो ही घटक हैं। तो मीथेन, ब्यूटेन, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें से सही उत्तर आपको बताना है। अब 1-3, 2-3, 3-3, यहाँ पे एक ऑप्शन गलत लिख गया है, इसको हटा दीजिए। ठीक है, 1-3, 2-3, 1-2 और 3-4, ये है। अब बायोगैस के बारे में पढ़ते हैं तो हमें आंसर भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब ये क्या है, आवासीय अपघटन, जिसको हम बोलते हैं एनारोबिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ये से निर्मित होते हैं। तो बायोगैस के लिए क्या करते हैं, एक मान लीजिए गड्ढा बनाया, उसमें जो भी कूड़ा कचरा होता है वो सब उसमें डाला जाता है और उसको बंद किया जाता है, तो उस वहां पे गैस प्रोड्यूस होती है। जो गैस प्रोड्यूस होती है वो मेथेन की होती है, लगभग 50 से 75%। यही गैस इसे ज्वलनशील बनाती है। फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड 25 से 50% के आसपास, तो वो 75% के आसपास और 25% के आसपास। तो ये दो मेन घटक हो गए, मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, और जो यहाँ पर लिखा हुआ ब्यूटेन, ये एलपीजी का मेन घटक है। ठीक है, तो ये एलपीजी का है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए, यहां पर आपको क्वेश्चन से क्या समझ में आ रहा है कि जो ब्यूटेन है वो एलपीजी का घटक है, और एलपीजी पे क्वेश्चन एग्जाम में बनाया जा सकता है। इसका मतलब ब्यूटेन पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ये यहाँ इस क्वेश्चन से हमें पता चल रहा है। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण, देखिए यही चीज आपको समझाई जा रही है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत लगातार एग्जाम दे रहे हैं और 2-4 नंबर से नहीं निकाल पाते हैं। तो यही सब थोड़ी चीजें आप अगर इंप्रूव कर लेंगे तो आपका स्कोर जरूर बढ़ेगा। तो हमने ब्यूटेन तैयार कर लिया इससे, यहाँ से कि ब्यूटेन जो है वो एलपीजी का घटक है। अगली बार आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एलपीजी पे, लिक्विड पेट्रोलियम गैस पे, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। ठीक है, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो एक विषैली गैस है। ठीक, बायोगैस में नगण्य होती है, ना के बराबर होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और एलपीजी में सिर्फ ब्यूटेन नहीं, प्रोपेन और ब्यूटेन, तो ये दोनों नाम पढ़ने हैं कि प्रोपेन और ब्यूटेन अगर पूछे कि किसके घटक है तो वो एलपीजी के हो जाएंगे। ठीक, ये चीज ध्यान रखिएगा। और एक आता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी, तो उसका मेन घटक कौन सा होता है? तो अगर आपसे पूछे कि सीएनजी, ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका मेन घटक क्या है? तो इसका जो मुख्य घटक है वो है आपका मीथेन। मीथेन, ठीक है, या फिर वो आप लिख सकते हैं मीथेन। मीथेन, मेथेन, जो भी बोल दीजिए, हिंदी में डिफरेंट हो जाता है। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसका मुख्य घटक मीथेन है, ठीक है, और कार्बन मोनोऑक्साइड एक विषैली गैस होती है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड पे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो ये इस तरीके से जैविक अपशिष्ट बनता है। एक हम जगह बनाते हैं, वहां पे हम एक चैम्बर बना देते हैं, उसमें हम अपशिष्ट को डालते जाते हैं, तो वो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं जो यहाँ पर जाकर फिर कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन का निर्माण करते हैं। उनको हम यूज कर सकते हैं। जो मेथेन गैस होती है वो ज्वलनशील गैस होती है, तो उसका यूज हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज करते हैं। अब आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, चांदी का काला पड़ना। ठीक है, चांदी का काला पड़ना मतलब कि एक तरीके से हम रस्टिंग की बात कर रहे हैं, उसमें जंग लगना, ये बोल सकते हैं। तो चांदी की वस्तुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इसमें भी दो कथन है, टू स्टेटमेंट के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत आने लगे हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। चांदी की वस्तुएं हवा के संपर्क में आने पर कुछ समय बाद काली पड़ जाती हैं। तो आपने अगर घर में पायल पहने किसी को देखा है तो कभी ध्यान दीजिएगा, तो वो समय के साथ वो काली पड़ने लगती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये बात सही है। फिर ऐसा सिल्वर सल्फाइड की परत बनने के कारण हो जाता है। अब इसमें आपको बताना है कि एक स्टेटमेंट सही है या दो स्टेटमेंट सही है या दोनों सही है या इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो सबसे पहले समझते हैं रस्टिंग क्या होती है। अब वायुमंडल में उपस्थित हाइड्रोजन सल्फाइड H2S गैस के संपर्क में चांदी अपक्रिया करती है। ठीक, अब क्या हो रहा है, देखिए होता क्या है, बेसिकली रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, तो जब रिएक्शन होती है तो उससे जो चांदी है वो काली पड़ने लगती है। ठीक है, अगर आप चांदी का कोई भी सामान लेंगे
तो उसको हमेशा पैक करके रखना होता है। अगर पैक करके नहीं रखा, खुला रखा, तो हवा के संपर्क में वो काली पड़ने लगेगी। ठीक है, अब ये काली परत बन जाती है और उसके साथ में वाटर रिलीज होता है। अब साफ करने के लिए एल्युमिनियम फॉयल और बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं। तो ये भी ध्यान रख लीजिएगा कि अगर चांदी किसी की काली, अगर आपके घर में मम्मी की पायल काली हो गई है, क्योंकि पायल ही पहनते हैं सबसे ज्यादा चांदी में, बाकी तो कुछ लोग रिंग भी पहनते हैं। ठीक है, तो आप उसको साफ करने के लिए क्या यूज कर लीजिए, जो एल्युमिनियम फॉयल आते हैं वो, और बेकिंग सोडा, उसमें उसको रगड़ के साफ कर लीजिए। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे तो चांदी में जो रस्टिंग होती है, लेयर हो जाती है, वो सल्फर सिल्वर सल्फाइड की हो जाती है, उसको हम काला बोलते हैं। अगर आप कॉपर में देखेंगे कि कॉपर में जो रस्टिंग होती है वो कॉपर कार्बोनेट की होती है, हरे रंग की होती है। फिर लोहे में आपको पता है जंग लगती है, वो फेरिक ऑक्साइड जो कि लाल रंग का होता है, तो उसमें लाल याद कर लीजिए, लाल या एकदम भूरा रंग, डार्क भूरा हो जाता है। ठीक है, भूरा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, फिर एल्युमिनियम में तो वो सुरक्षात्मक। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, Al2O3। तो अगर चांदी में आपसे पूछ लिया है तो आपसे लोहे में पूछ सकता है, ठीक है, तांबे में पूछ सकता है, तो ये क्वेश्चन हम तैयार कर लेंगे। ठीक है, अब जैसे ये चम्मच रहता है चांदी का, चम्मच से लोग, बहुत सारे लोग चांदी की चम्मच से खिलाते हैं खाना वाना छोटे बच्चों को, वो ऐसा हो जाता है, काली परत जम जाती है समय के साथ साथ। ठीक है, तो ये आपको तैयार करना है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखिए, अम्ल और क्षार का पीएच मान, ये आपको देखना है। इसमें हम अम्ल और क्षार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अम्लीय विलयन 7 से अधिक पीएच का होता है और क्षारीय विलयन 7 से कम का होता है, जिसको हम पीएच बोलते हैं। ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, यहां पर पीएच का मतलब है पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन की पावर, इसमें दोनों स्टेटमेंट सही है कि कोई एक सही है या कोई भी नहीं सही है, ये आपको बताना। अगर आपको बेसिकली पीएच का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे, ये आपका इजी क्वेश्चन में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, ये इस तरीके से स्केल होती है, 0 से लेकर 14 तक नंबर होते हैं। याद रखिएगा, 1 से नहीं शुरू होता है। पीएच जो स्केल है वो 0 से 14 तक होती है। 7 नंबर पे न्यूट्रल होती है, ठीक, 7 नंबर पे उदासीन न्यूट्रल होती है। जो शुद्ध जल होता है वो यहां पर होता है। ठीक, फिर अगर हम 7 से 14 की तरफ जाते हैं तो जो मिश्रण है वो क्षारीय होने लगता है, और 14 पर सबसे ज्यादा क्षारीय होता है। और अगर हम 0 की तरफ जाने लगते हैं तो अम्लीय होने लगता है मिश्रण, और 0 पर जब आप पहुंचेंगे तो एकदम सबसे अम्लीय हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। 7 से नीचे अम्ल है और 7 से ऊपर क्षार है, 7 से नीचे अम्ल है, 7 से ऊपर क्षार है, तो ये आपको याद करना। आप देखिए, इसमें है अम्लीय विलयन में H+ आयन अधिक होते हैं, पीएच सदैव H से 7 से कम होगा। क्षारीय विलयन में OH आयन अधिक होते हैं, तो वो क्या होगा, 7 से। अब इसमें देखिए क्या लिखा हुआ, अम्लीय विलयन 7 से अधिक होता है, बिल्कुल गलत। अगर हम देखें तो 7 से 0 तक जाता है, तो 7 से कम होता है। क्षारीय विलयन 7 से कम होता है। ठीक है, तो इसमें ये अम्लीय विलयन उल्टा लिखा हुआ है, ये उल्टा लिखा हुआ है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, कि स्टेटमेंट 2 रहेंगे, उनका जो रीजन रहेगा उसको पलट दिया जाएगा, ऊपर नीचे कर दिया जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये आपका 7 से 14 के बीच में हो जाएगा क्षारीय। ठीक, तो इसका आंसर आपका क्या हो गया, बी। ठीक है, देखिए, क्वेश्चन का आंसर बता देना सिर्फ मकसद नहीं है, और ऐसे आप भी मत पढ़िए, क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ उसका एक्सप्लेनेशन, उसकी डिटेल और उससे मिलते जुलते वो सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, फिर अम्ल और क्षार के बीच में क्वेश्चन आ गया। देखिए, जो टॉपिक केमिस्ट्री में एसिड एंड बेस का है वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे आपको क्वेश्चन जरूर मिलते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्या पूछ रहा है, लैक्टिक एसिड, टार्टरिक एसिड, एसिटिक एसिड, इनमें से किस में मिलता है। तो कुछ नेचुरल एसिड्स होते हैं जो नेचर में बहुत हल्के होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि जो प्राकृतिक अम्ल होते हैं, प्राकृतिक अम्ल होते हैं वो कैसे अम्ल होते हैं, प्रबल की दुर्बल, प्रबल की दुर्बल, तो आप बोलेंगे वो दुर्बल अम्ल होते हैं। ठीक है, अगर ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ जाए कि प्राकृतिक अम्ल दुर्बल अम्ल होते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है। अगर प्राकृतिक अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, कंसंट्रेटेड नहीं होते हैं वो। ठीक, फिर आपको उसमें अगर आप देखेंगे तो कई तरह के एसिड होते हैं, जिसमें आपको लैक्टिक, टार्टरिक और एसिटिक के बारे में यहां बताना है। तो ए के सामने जो लिखा है, बी के सामने, 3 के सामने, कौन सा सही लिखा है, कौन सा गलत लिखा है। ठीक, अब लैक्टिक एसिड किस में होता है,
वो आपका दही में होता है, ये बात सही है। टार्टरिक एसिड किस में होता है? इमली में होता है और अंगूर में होता है, ये सही है। एसिटिक एसिड जो है वो विनेगर में होता है, सिरके में होता है, ठीक है। यहाँ पे आलू लिखा है, और आलू क्या है? ये है आपका स्टार्च, इसमें कोई एसिड नहीं होता। तो यहाँ पे एसिटिक एसिड किस में होता है? वो होता है सिरके में। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो अगर आपने यहां से तीसरा ऑप्शन कट कर दिया तो तीसरा कट हो गया, आंसर आपका ए हो जाएगा 1 और 2, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए सिट्रिक एसिड जो होता है, साइट्रिक नहीं होगा, ये सिट्रिक लिखा हुआ है। सिट्रिक एसिड नींबू और संतरे में होता है। मैलिक एसिड किस में होता है? सेब में होता है। ऑक्सैलिक एसिड किस में होता है? पालक में, टमाटर में होता है। और फार्मिक एसिड किस में होता है? चींटी के डंक में। चींटी जो काटती है तो वो फार्मिक एसिड छोड़ती है, ठीक। तो ये चीज आप अलग से तैयार कर सकते हैं। ये इस तरीके से बहुत सारे ऐसे प्राकृतिक दुर्लभ अम्ल हैं जिस पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो वो सारे अम्ल और उससे वो किस प्रोडक्ट में या किस में होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चाहे आप चींटी के डंक में बोले या जो बरैया काट लेती है उसमें, तो उसमें होता है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। आमाशय के प्रोटीन पाचन एंजाइम। अब प्रोटीन के पाचन के लिए आमाशय, स्टमक में निम्नलिखित में से कौन से एंजाइम निकलते हैं, ठीक है। देखिए होता क्या है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो मुंह से शुरू होता है, तो मुंह से लेकर आमाशय तक, फिर छोटी आंत बड़ी आंत सब में जाता है। तो आपको अब जैसे आपने कुछ भी खाया, तो आपने रोटी खाई, चावल खाई, तो वो वैसा तो मल के रास्ते निकलता नहीं है। वो कैसे निकलता है? वो बॉडी में जाकर टूटता है, छोटे 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 छोटे। मान लीजिए आपने स्टार्च खाया है तो वो ग्लूकोज में टूटेगा। प्रोटीन खाया है तो वो अमीनो एसिड में टूटेगा। तो अमीनो एसिड सबसे छोटी यूनिट है। तो हमें प्रोटीन हमने कंज्यूम कर लिया, मान लीजिए पनीर, तो पनीर प्रोटीन के फॉर्म में कंज्यूम हुआ। अब उसका जो प्रोटीन है वो टूटकर बनेगा आपका छोटे फॉर्म में, ठीक। तो वो आपको ध्यान रखना है। तो कैसे टूटेगा? कौन से एंजाइम्स होंगे जो इसमें मदद करेंगे आमाशय में? तो उसमें आपको देखना है, ये आपका है काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन या पेप्सिन, इनमें से कौन सा है? तो आपको बताना है कि अब देखिए स्टेट, पहले क्वेश्चन वन लाइनर हुआ करते थे, पर हम 2025 में देख रहे हैं कि कितने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आए हैं। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अब इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले देखिए, अब जो पेप्सिन है वो आमाशय से निकलता है, स्टमक में होता है, ठीक। प्रोटीन का प्रारंभिक पाचन, क्योंकि सबसे लास्ट में जाके जो डाइजेशन होता है वो आंतों में होता है, ठीक। तो ये चीज है। फिर ट्रिप्सिन आप देखेंगे वो अग्नाशय से निकलता है, पैंक्रियास से निकलता है, जो प्रोटीन का पाचन करता है। एमाइलेज क्या है? ये लार ग्रंथि में, जैसे आपने खाना खाया तो जो लार है, स्लाइवा है, वो खाने के साथ मिलने लगते हैं। जैसे आप पूछते जाते हैं तो वो सॉफ्टन होते जाते हैं, लिक्विड होते जाते हैं। तो वहां पे कौन सा एंजाइम होता है? एमाइलेज, जो स्टार्च का पाचन करता है। तो मुंह में ही जो स्टार्च है उनका पाचन शुरू हो जाता है। फिर लाइपेज, ये अग्नाशय से निकलते हैं, जो वसा का पाचन करते हैं। तो यहां पर देखिए अग्नाशय से दो तरीके के एंजाइम निकल रहे हैं, एक जो प्रोटीन का पाचन कर रहे हैं और दूसरा जो वसा का पाचन कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे बॉडी के कई पार्ट हैं जहां से एंजाइम्स निकलते हैं और जो प्रोटीन का पाचन करते हैं, वसा का पाचन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट। मेन चीज देखिए, मेन जो 3 एलिमेंट होते हैं न्यूट्रिशन के आपके बॉडी में, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और विटामिन और प्रोटीन्स, ठीक है। ये 3 होते हैं जिनको एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये करते हैं, ठीक। अब देखिए पेप्सिन, यह आमाशय का प्रमुख प्रोटीन पाचक एंजाइम है, या HCl की उपस्थिति में सक्रिय होकर प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। तो इसका मतलब जो आपके स्टमक में HCl उपस्थित है, जिसके साथ जो पेप्सिन है वो मिलता है और वो पेप्टोज में बदलता है और अमीनो एसिड में प्रोटीन को तोड़ता है। क्योंकि प्रोटीन की सबसे सूक्ष्म इकाई कौन सी होती है? अमीनो एसिड्स, ठीक है। तो उसमें वो ब्रेक होते हैं। तो ये आपको तैयार करना है, ठीक। ये चीज आपको, अब ये सारी टॉपिक्स आपको पता होने चाहिए कि अब जैसे इसमें अलग अदर ऑप्शन है, ट्रिप्सिन, ये कहां से, अब इसका आंसर क्या हो गया? पेप्सिन, ये आंसर नहीं है। क्राइमोट्रिप्सिन, तो ये सब कहां से रिलीज होते हैं? कोई पैंक्रियाज से होता है, ठीक। फिर कोई स्लाइवा में होता है। जैसे एमाइलेज के बारे में पूछ रहे तो आप बोलेंगे कि स्लाइवा में जो एंजाइम होता है वो एमाइलेज होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन अभी आपके रह गए हैं। टोटल आपको 18 से 19 क्वेश्चन साइंस, जनरल साइंस से और साइंस टेक्नोलॉजी के सेक्शन से देखने को मिले थे। तो बाकी क्वेश्चन हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको क्लासेस कैसे लग रही हैं, और जो भी डाउट्स हैं वो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।